तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एमपी स्टडी सेंटर पे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा इस चैप्टर से टोटल 3 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना? 3 से 5 ऑब्जेक्टिव हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से मैंने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांटे हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपोलियन द्वारा पराजित राज्य था उसका पुनर्स्थापना करना। ठीक है, और बुर्बो वंश का स्थापना करना। ठीक है, इसका 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक, तो याद रखिएगा वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने की थी। किसने की थी? तो नेपोलियन ने की थी। किसने? नेपोलियन ने की थी। ठीक है, नेपोलियन ने किया था। तो वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था। एक चीज़ और, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1804 ईस्वी में। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। पूछेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर मीन्स क्या होता है? प्रधानमंत्री। कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसको चांसलर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। ठीक है, याद रखिएगा मेटरनिक युग किसे कहते हैं? 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, मेटरनिक युग किसे कहा जाता है? तो 1815 से लेकर 1848 तक के ईस्वी को मेटरनिक युग कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई। पूछेगा बुर्बो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वियना कांग्रेस द्वारा। ठीक है, वियना कांग्रेस द्वारा किसकी स्थापना की गई? बुर्बो वंश की स्थापना की गई, यानी कि बूढ़े वंश की स्थापना की गई। कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। पूछेगा यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने किया। कब किया? तो 1831 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए और 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। किसकी? यंग यूरोप की। पूछेगा यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। और यंग यूरोप की स्थापना जो हुआ था वो 1834 ईस्वी में हुआ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी कैसा संगठन था? तो एक क्रांतिकारियों का संगठन था जो छापामार युद्ध करता था। ठीक है, देखिए विक्टर एमैनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। पूछेगा काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया? तो विक्टर एमैनुएल ने। ठीक है, या काउंट काबूर को किसने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो विक्टर एमैनुएल ने। ठीक है, अगला देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। उसके बाद देखिए काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। ठीक है, हिगेल कौन क्या था? हिगेल क्या था? दार्शनिक था। हिगेल क्या था? दार्शनिक था। और आगे देखिए जाल्बेरिन कौन सी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो देखिए, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, सेडोन का युद्ध कब हुआ?
सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में, ठीक है। पराजय किसकी हुई थी? तो फ्रांस की हुई थी। हार किसकी हुई थी? तो फ्रांस की। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो देखिए 10 मई 1871 ईस्वी को, 10 मई 1871 ईस्वी को, ठीक है। आगे देखिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। क्या है? मैग्यार। याद रखिएगा, हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। अगला क्वेश्चन देखिए, 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किसके साथ हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कब हुआ था एड्रियानोपोल की संधि? तो 1829 ईस्वी में। किस देश में हुआ था? तो तुर्की में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, यूरोप मरीज भी कहा जाता है। पूछेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैसूर का राजा या शासक कौन था? मैसूर का राजा या शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। उनको शेरे ए मैसूर भी कहा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो बनेगा हमारा, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा या विरोध ऑस्ट्रिया खुद था। ऑस्ट्रिया खुद था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। 20वां नंबर जो क्वेश्चन बनेगा वो देखिए, यूरोप का पलना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। यूरोप का पलना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान, विज्ञान, प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का, ठीक है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, ठीक है। यही क्रांति के कारण पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति लगाव को दिखाता है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग मध्यम वर्ग की क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति को मध्यम वर्ग की क्रांति भी कहते हैं। पूछेगा मध्यम वर्ग की क्रांति किसे कहते हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति को, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 ईस्वी। तो लुई 16वां कहाँ का राजा था? तो फ्रांस का राजा था। कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा था, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? मैरी था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए जिनेवा संधि या जिनेवा समझौता कब हुआ? पूछेगा जिनेवा संधि कब हुई या जिनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1954 ईस्वी में, ठीक है। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई ना, तब इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर का सब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है। टोटल 5 से 10 सब्जेक्टिव होंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई साथी 10 क्लास में पढ़ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। अगर कोई आपके बड़े भैया या कोई आपके बगल का है जो 12th क्लास में आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।